हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आज आप लोगों को पहले पेपर का अध्ययन कराऊंगा। पहले पेपर में देखिए आप लोगों को मैंने 7 यूनिट अध्ययन करा दिया है। आज देखिए पहले पेपर का आपका अंतिम यूनिट अध्ययन करना है, यानी 8वां यूनिट अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का पेपर 1 जो है मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अब अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करके पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। आपका जो 8वां यूनिट है वो देखिए अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि एप्टीट्यूड होता क्या है, इसको कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से जो है विधियाँ अपनाई जाती हैं। इन सारी बातों को आज की क्लास में देखना है और उसके बाद मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल की जो फाइल कैसे बनाई जाएगी उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आपके अंतिम यूनिट को पढ़कर इसको कंप्लीट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, और फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पेपर 1 में यूनिट 8वां जो है आपका एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता के नाम से दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि अभिक्षमता क्या है, फिर उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है अभिक्षमता के प्रकार कितने होते हैं, फिर पढ़ना है अभिक्षमता के कौन कौन से लक्षण होते हैं और सबसे लास्ट में पढ़ना है अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्षमता के अर्थ और इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो अर्थ देखिए क्या होता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की विशिष्ट कार्य को करने की जन्मजात या अर्जित क्षमता जो उचित प्रशिक्षण मिलने पर श्रेष्ठ प्रदर्शन में प्रयोग। यानी देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है किसी को कार्य करने के लिए, वो क्षमता या तो जन्मजात हो सकती है या तो अर्जित होती है और उसके आधार पर व्यक्ति उस काम को बेहतर तरीके से करता है। सरल शब्दों में देखिए क्या कहा जाता है कि अभिक्षमता वह क्षमता है जो किसी विशेष क्षेत्र में सफलता की संभावना को सूचित करती है। यानी यह किसी भी व्यक्ति की वह संभावना या क्षमता होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने की संभावना को व्यक्त करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि कोई विद्यार्थी है वो गणित में स्वाभाविक रूप से अच्छा है, तो उसमें क्या होगा कि गणितीय अभिक्षमता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो गणित में बहुत अच्छा है, गणित में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कहा जाएगा कि उसके अंदर जो है गणितीय अभिक्षमता है यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। दूसरा देखिए उदाहरण कि अगर कोई बच्चा संगीत सुनने में सुर पकड़ लेता है तो उसमें कैसी अभिक्षमता होगी, संगीतात्मक अभिक्षमता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी भी सॉन्ग्स को, किसी भी गाने को सुनते हैं तो उसके महत्व को, उसके लय को पकड़ लेते हैं, तो कहा जाएगा उनके अंदर संगीतात्मक अभिक्षमता यानी म्यूजिकल एप्टीट्यूड है। उसके अलावा देखिए कोई व्यक्ति दूसरों को समझने में दक्ष होता है तो उसमें क्या होगा, शिक्षण या भाषण की अभिक्षमता होती है। यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा कि उनके अंदर टीचिंग या जो है एप्टीट्यूड है टीचिंग का या फिर वक्ता का यानी भाषण देने का लेक्चर एप्टीट्यूड है। ठीक है, वर्बल एप्टीट्यूड है। इसके देखिए परिभाषाएं भी दी गई हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, वो क्या है तो देखिए इसकी फ्रीमैन की परिभाषा क्या दी गई है कि अभिक्षमता जो है गुणों का ऐसा समुच्चय है जो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण द्वारा कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सूचित करता है। यानी देखिए यह एक प्रकार का गुणों का समुच्चय है जो क्या बताता है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण के द्वारा या कौशल के द्वारा काम करने की क्षमता कितनी बेहतर है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए गैरेट के द्वारा क्या कहा गया है कि अभिक्षमता एक जन्मजात संभाव्यता है जो किसी विशेष कौशल के अधिग्रहण को संभव बनाती है। उसी प्रकार से देखिए ट्रैक्सलर के द्वारा क्या कहा गया है कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति की भविष्य में किसी कार्य में संभावित सफलता का मापक है। उसके बाद देखिए बुद्धि और अभिक्षमता में कुछ डिफरेंस होता है, देख लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता होगा कि बुद्धि अभिक्षमता एक ही है, लेकिन इनमें क्या है डिफरेंस है। तो देखिए अर्थ के आधार पर क्या है कि बुद्धि एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता होती है, अभिक्षमता क्या होती है कि किसी विशिष्ट कार्य में करने की दक्षता होती है। क्षेत्र के आधार पर देखिए क्या अंतर है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है संकीर्ण होता है। यानी ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोई दक्ष हो सकता है, किसके आधार पर, अभिक्षमता के आधार, लेकिन बुद्धि के आधार पर व्यापक हो सकता है। इसकी प्रकृति देखिए जन्मजात और अर्जित होती है।
इसकी प्रकृति अधिकतर जन्मजात होती है, यानी अभिक्षमता देखिए अधिकतर जन्मजात होती है। बहुत से लोगों के अंदर जन्मजात लक्षण पाए जाते हैं। मापन के उपकरण देखिए क्या है कि इसका बुद्धि परीक्षण के आधार पर मापन किया जाता है, इसका अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर मापन। उद्देश्य के आधार पर अंतर क्या है कि यह व्यक्ति की सामान्य समझदारी का आकलन होता है इससे। इसका देखिए उद्देश्य के आधार पर क्या है कि विशेष क्षेत्र में सफलता की संभावना का आकलन अभिक्षमता के द्वारा होता है। अब देखिए अभिक्षमता के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला देखिए क्या है, सामान्य अभिक्षमता यानी जनरल एप्टीट्यूड। यह व्यक्ति की देखिए सामान्य योग्यता को दर्शाती है जो अनेक कार्यों में सफलता में सहायक होती है। उदाहरण के लिए देखिए सामान्य मानसिक अभिक्षमता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता इत्यादि जो है वो सामान्य अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है विशेष अभिक्षमता, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। यह देखिए क्या होता है, यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में सफलता की संभावना को दर्शाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए इसके लिए एक सारणी दी गई है, टेबल दिया गया है, इसको देखने से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए लेखक और शिक्षक, वकील, इनके अभिक्षमता का प्रकार क्या है, भाषायिक अभिक्षमता यानी वर्बल एप्टीट्यूड। विवरण क्या है कि इनके अंदर शब्दों का, भाषा का, बोलने का और लिखने का बहुत बेहतर दक्षता होता है। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है कि गणितज्ञ, अर्थशास्त्री और बैंक अधिकारी, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, संख्यात्मक अभिक्षमता। इनके देखिए गणना और संख्याओं के प्रयोग करने की योग्यता होती है, यानी ये गणना बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और संख्याओं का प्रयोग भी बेहतर तरीके से करते हैं। तीसरा है देखिए इंजीनियर और टेक्नीशियन का, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, यांत्रिक अभिक्षमता। ये विभिन्न प्रकार की मशीनों को, औजारों को और यंत्रों को संचालन करने की बेहतर समझ रखते हैं। फिर उसके बाद देखिए चौथे विशिष्ट अभिक्षमता क्या होती है, जैसे वास्तुकार, डिजाइनर और चित्रकार की, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, स्थानिक अभिक्षमता यानी स्पेशियल एप्टीट्यूड होता है इनके अंदर। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों और स्थानिक संबंधों को समझने में बहुत दक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए पांचवी जो होती है वो क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के गायक, वादक और संगीत निर्देशक। देखिए इन लोगों के अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, संगीतात्मक अभिक्षमता। ये विभिन्न प्रकार की ध्वनि को, ताल को, स्वर को, इनके प्रति वे काफी संवेदनशील होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद फिर देखिए छठी प्रकार की अभिक्षमता क्या है कि कलाकार, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, कलात्मक अभिक्षमता। ये विभिन्न प्रकार के रंग, आकृति, सौंदर्य और रचनात्मकता की समझ में बेहतर होते हैं। फिर उसके बाद देखिए सातवें प्रकार की है वैज्ञानिक और शोधकर्ता, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, वैज्ञानिक अभिक्षमता। ये विभिन्न प्रकार के विश्लेषण, प्रयोग, तर्क और खोज की प्रवृत्ति में बहुत दक्ष होते हैं। उसके बाद फिर देखिए आठवें प्रकार के होते हैं शिक्षक और प्रशिक्षक, इनके अंदर देखिए शिक्षण अभिक्षमता होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ये दूसरों को सिखाने, समझाने और प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद फिर देखिए नौवां है सामाजिक कार्यकर्ता और नेता, इनके अंदर कैसी अभिक्षमता होती है, सामाजिक अभिक्षमता। ये दूसरों से सहयोगपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिक्षमता के लक्षण, इसकी क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला लक्षण क्या है कि जन्मजात प्रकृति की होती है, जैसे व्यक्ति में जन्म से होती है परंतु प्रशिक्षण से इसको और भी विकसित किया जाता है। दूसरा लक्षण क्या है कि ये विशिष्ट होती है, यानी किसी विशेष कार्य क्षेत्र से संबंधित होती है। तीसरे विशेषता क्या होती है इसका, यह स्थिरता रखती है, यानी समय के साथ अभिक्षमता में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, यह अपेक्षाकृत स्थिर होती है। चौथा क्या है, मापन योग्य, यानी इसको विभिन्न अभिक्षमता परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे देखिए डेट, गेटबी, मैट, ये सब जो है इसके मापन के जो है टूल्स हैं। फिर उसके बाद देखिए इसका प्रशिक्षण के द्वारा विकास किया जाता है, यानी उचित दिशा और प्रशिक्षण से इसे विकसित किया जा सकता है। छठवां देखिए इसका गुण क्या है, पूर्वानुमानात्मक होती है, प्रेडिक्टिव प्रकृति की, या व्यक्ति की भविष्य की सफलता का संकेत देती है, यानी इसके आधार पर भविष्य में क्या वो करेगा कोई बालक, ये पहले से अनुमान लगा लिया जाता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं, फीचर्स। विशेषता देखिए क्या है कि संभावित योग्यता, यानी यह भविष्य की क्षमता का संकेत देती है। दूसरी विशेषता क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति में देखिए अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता देखी जाती है। तीसरा देखिए क्या है कि यह स्पेसिफिक नेचर की होती है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में यह संबंधित होती है। चौथा देखिए क्या है, प्रशिक्षण योग्य होती है, यानी अभ्यास और शिक्षा के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। पांचवी देखिए क्या है, पूर्वानुमानात्मक मूल्य है, यानी इससे भविष्य में व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल होगा इसका अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्षमता का क्या महत्व है, तो इससे देखिए विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार विषय या करिकुलर का चयन किया जाता है, यानी अब जो भी विद्यार्थी होते हैं
या किसी भी क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो इसी के आधार पर करियर का चयन करते हैं। दूसरा क्या होता है कि विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाती है। तीसरा क्या होता है कि मार्गदर्शन और परामर्श में यह काफ़ी सहायक होती है। चौथा क्या होता है कि यह व्यावसायिक चयन में बहुत उपयोगी होती है। और पांचवा महत्व क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में इससे सहायता मिलती है। अब देखिए आता है हमारा अभिक्षमता का मापन। अभिक्षमता को मापा कैसे जाएगा, तो इसके लिए देखिए कौन कौन से मुख्य परीक्षण है। पहला एक परीक्षण जो बहुत फेमस है, देखिए उसको कहा जाता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको शॉर्टकट में डैट कहा जाता है। दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसको गैट भी कहा जाता है। तीसरा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको मैट कहा जाता है, इसको मैट के रूप में शॉर्टकट में लिखा जाता है। अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट टैट, और साइंटिफिक एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है सेट। तो इस तरीके से इसके विभिन्न प्रकार के जो है प्रशिक्षण के मापन टूल्स हैं, ठीक है। अब देखिए अभिक्षमता का मापन किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। अभिक्षमता का मापन, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। तो अभिक्षमता के मापन का अर्थ क्या हो गया कि अभिक्षमता मापन का अर्थ है व्यक्ति की किसी विशिष्ट कार्य या क्षेत्र में सफलता की संभावना को वैज्ञानिक ढंग से आंकने की प्रक्रिया। यह मापन अभिक्षमता परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति किसी कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि किसी की व्यक्ति के अंदर जो अभिक्षमता है उसको किस तरीके से माप कर यह बताया जाए कि वो भविष्य में क्या कार्य कर सकता है, किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। अभिक्षमता के मापन का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए अभिक्षमता का मापन किया जाना चाहिए। तो इसका पहला उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की विशेष प्रतिभाओं या क्षमताओं की पहचान करने के लिए। दूसरा, करियर या विषय चयन के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए। तीसरा, यह जानना कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार के प्रशिक्षण में सफल होगा। और चौथा, विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, इंजीनियरिंग, संगीत, कला, विज्ञान आदि में उपयुक्तता ज्ञात करने के लिए। यानी इतने सारे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभिक्षमता के मापन की विधियां देखिए क्या है कि अभिक्षमता के मापन के लिए दो मुख्य प्रकार की विधियां उपयोग की जाती हैं। पहला होता है व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंडिविजुअल टेस्ट, एक एक लोगों का अलग अलग। और दूसरा होता है समूह परीक्षण यानी ग्रुप टेस्ट, यानी सामूहिक रूप में कई लोगों का एक साथ। अब देखिए हम व्यक्तिगत परीक्षण को हम लोग देख लेते हैं पहले, इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट को। तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है। इसमें परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच क्या होता है, सीधा संपर्क होता है, जिसमें परिणाम जो है अधिक सटीक और गहराईपूर्ण होता है। यानी यहाँ पर परीक्षण करने वाला और परीक्षार्थी दोनों ही होते हैं और इनके बीच में आपस में क्या होता है, आदान प्रदान, सीधा संपर्क होता है। उदाहरण के लिए देखिए जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है यह किसी व्यक्ति की मशीनों और उपकरणों से संबंधित योग्यता को मापता है। यानी मशीन और उपकरण से संबंधित उसके अंदर किस प्रकार की योग्यता है इसके द्वारा मापा जाता है। म्यूजिकल एप्टीट्यूड ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वर, ताल और संगीत बोध की क्षमता किस प्रकार की है, इससे ज्ञात होता है। तीसरा है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे किसी का रंग, रेखा, आकृति और सौंदर्य की समझ का मूल्यांकन किया जाता है। यानी व्यक्ति किसी भी रंग को देखकर, रेखा को देखकर या किसी आकृति या किसी सौंदर्य से संबंधित चीज को देखकर किस प्रकार की समझ रखता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए समूह परीक्षण जो होता है, ग्रुप एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें देखिए कई व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों या चयन संस्थाओं में इनका उपयोग अधिक होता है। ये समय की दृष्टि से सुविधाजनक और किफायती होते हैं, क्योंकि ग्रुप टेस्ट में करने का मतलब है कि समय कम लगेगा, ज़्यादा लोगों का एक साथ हो जाएगा, तो इसीलिए सुविधाजनक और किफायती होते हैं। इनमें देखिए कौन कौन से टेस्ट उपयोग किए, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डेट किया जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी जेट भी इस्तेमाल की जाती है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट किया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट टेट किया जाता है। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो कैसे टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट यानी समूह में। आप देखिए प्रमुख अभिक्षमता परीक्षणों के बारे में देख लेते हैं। कुछ अभिक्षमता परीक्षण जैसे देखिए यहाँ पर है एक डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डेट। इसमें देखिए निर्माता कौन कौन से हैं, जी.के. बेनेट, H.G. सिसोर और A.G. वासमन। इनका इस टेस्ट का उद्देश्य क्या था कि यह व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं जैसे यांत्रिक, संख्यात्मक, स्थानिक, मौखिक आदि को मापता है। इसका उदाहरण कि विद्यालयी विद्यार्थियों की विषय अभिक्षमता का निर्धारण करने में यह उपयोगी होता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा टेस्ट हम लोगों ने देखा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी जेट बी, इसका देखिए किसने निर्माण किया था, US एम्प्लॉयमेंट सर्विस के द्वारा किया गया था।
यह किसी व्यक्ति की 9 प्रकार की सामान्य अभिक्षमताओं का मापन करता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नौकरी, चयन या व्यावसायिक मार्गदर्शन में। इसके बाद देखिए जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका किसने निर्माण किया था? स्टैनकिस्ट, थर्स्टन और ड्रेक्सलर ने। इसका उपयोग किस लिए किया था? यंत्रों, औजारों और भौतिक वस्तुओं की समझ की क्षमता को मापने के लिए। इसका उदाहरण जैसे देखिए इंजीनियरिंग या तकनीकी के क्षेत्र में विद्यार्थियों का अभिक्षमता मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, टेट है। इसको विभिन्न प्रकार के शैक्षिक बोर्डों के द्वारा विकसित किया गया है। यह परीक्षण शिक्षक बनने की योग्यता या प्रवृत्ति को मापता है। जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय इसका उपयोग किया जाता है। 5वां है देखिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड। इसका निर्माण किसने किया था? हडसन ने किया था। यह देखिए वैज्ञानिक सोच, तर्क और अनुसंधान प्रवृत्ति का मूल्यांकन करता है। इसका उपयोग विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की अभिक्षमता के मापन के लिए किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला है म्यूजिकल एप्टीट्यूड। इसका किसने निर्माण किया था? सीसोर ने किया था। यह ध्वनि, ताल और स्वर की पहचान की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग देखिए संगीतकारों और गायक विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। और 7वां देखिए जो टेस्ट है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका निर्माण किसने किया था? मायर ने किया था। और यह सौंदर्य बोध और रचनात्मकता का मापन करता है। यह देखिए कलाकारों और डिजाइन विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। ठीक, अब देखिए अभिक्षमता मापन के मुख्य क्षेत्र। अभिक्षमता परीक्षण का जो मापन का मुख्य क्षेत्र क्या क्या होता है वो देखिए। पहला होता है भाषाई क्षेत्र। इसमें शब्दों और भाषा के प्रयोग की क्षमता को मापा जाता है। इसका उपयोग शिक्षक, लेखक और पत्रकार के लिए होता है। दूसरा देखिए क्षेत्र होता है संख्यात्मक। यह देखिए गणना, तर्क और विश्लेषण क्षमता के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैंकिंग, लेखा और गणित में किया जाता है। तीसरा क्षेत्र है यांत्रिक। यह यंत्रों की समझ और संचालन को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग देखिए इंजीनियर और तकनीशियन के लिए किया जाता है। अगला है स्थानिक। यह आकृतियों, रेखाओं और स्थानिक संबंधों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका देखिए उपयोग किसके लिए किया था? वास्तुकार और डिजाइनर के लिए। उसके बाद अगला क्षेत्र है देखिए संगीतात्मक। यह स्वर, ताल, लय की संवेदनशीलता को मापने की क्षमता को पता लगाता है। यह संगीतकार और गायक के लिए उपयोग होता है। अगला है देखिए शिक्षण। यह देखिए दूसरों को सिखाने और प्रेरित करने की क्षमता को मापने के लिए होता है। और यह शिक्षक और प्रशिक्षक पर उपयोग होता है। और अगला है वैज्ञानिक। यह तर्क, जांच और प्रयोग की प्रवृत्ति के लिए उपयोग होता है। यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अभिक्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए अभिक्षमता मापन के लाभ। अभिक्षमता मापन से क्या लाभ होता है? तो पहला देखिए क्या होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता का पता चलता है। दूसरा, विद्यार्थियों को उचित विषय और करियर चयन में सहायता मिलती है। शिक्षक और परामर्शदाता को विद्यार्थियों को समझने में सुविधा होती है। भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इससे संगठन और संस्थाओं की भर्ती में इसका सहायता होता है, प्रयोग होता है। इसके देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है सीमाएं? कि सभी अभिक्षमताएं परीक्षण से पूर्णतः मापी नहीं जाती। संस्कृति और भाषा का प्रभाव जो है परिणाम को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी प्रेरणा या मनोदशा परिणाम को भी बदल देती है। और सही व्याख्या के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो ये 4 इसके प्रमुख जो है लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। अब देखिए उदाहरण के रूप में उपयोग, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पहला उदाहरण देखिए क्या है कि किसी विद्यालय में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया। तो परिणाम से देखिए क्या ज्ञात हुआ कि राहुल की गणितीय अभिक्षमता अधिक है, यानी उसे इंजीनियरिंग या विज्ञान के क्षेत्र में जाने की सलाह दी गई। रीना नाम की कोई बालिका है, उसकी देखिए भाषिक और शिक्षण अभिक्षमता अधिक है, तो उसे क्या कहा गया कि उसे शिक्षण या साहित्य के क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह परीक्षण देखिए विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यानी इस प्रकार का टेस्ट किया गया और इससे बताया गया कि कौन से बालक और कौन सी बालिका के अंदर किस प्रकार की अभिक्षमता है और उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन दिया गया। देखिए अब भारत में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अभिक्षमता परीक्षण है, यानी इंडिया में कौन कौन से अभिक्षमता परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है देखिए विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, जिसको डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डेट कहा जाता है। इसके देखिए निर्माता अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया कौन है, जीके बेनेट, जीएस सीसोर और एजी वाइसमैन। इसका देखिए अनुवाद अनुकूलन, भारत में इस परीक्षण का हिंदी अनुवाद किसने और अनुकूलन कई मनोवैज्ञानिक किया, जैसे डॉक्टर महेश भार्गव के द्वारा। इसका देखिए मापन क्षेत्र क्या क्या है, मौखिक तर्क, संख्यात्मक योग्यता, यांत्रिक तर्क, स्थानिक संबंध, अमूर्त तर्क, वर्तनी और भाषा समझ।
इस प्रकार के टेस्ट का उपयोग देखिए कहाँ होता है, विद्यालयों और महाविद्यालयों विषय या करियर के चयन हेतु। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता जानने के लिए विद्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है सामान्य अभिक्षमता बैटरी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, गेटबी। इसका निर्माण किसने किया? देखिए यूएस एम्प्लॉयमेंट सर्विस। भारत में इसका रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा। विभिन्न प्रकार के डाइट के स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मापन के क्षेत्र में देखिए 9 प्रकार की सामान्य अभिक्षमताएं हैं, जैसे मौखिक तर्क, संख्यात्मक योग्यता, धारणा गति, स्थानिक संबंध, यांत्रिक संबंध, उंगली कौशल यानी फिंगर डेक्सटेरिटी। इसका उपयोग देखिए कहाँ पर होता है? सरकारी और निजी संस्थाओं में नियुक्ति और चयन के लिए या फिर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए। उदाहरण के लिए देखिए रक्षा सेवा यानी डिफेंस सर्विस और रेलवे में गेटबी प्रकार के परीक्षण उपयोग किए जाते हैं, यानी रेलवे में और डिफेंस में इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तीसरा है देखिए शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके देखिए निर्माणकर्ता कौन है? विभिन्न प्रकार की शिक्षा मनोवैज्ञानिक और विश्वविद्यालय। इसका भारतीय उपयोग देखिए कहाँ होता है? बीएड में, यूजीसी नेट में, सीटेट में, यूपी टेट में, रिट में। इन सब परीक्षाओं में शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका देखिए मापन क्षेत्र क्या क्या है? तो मापन क्षेत्र संचार कौशल, कक्षा प्रबंधन, शिक्षक दृष्टिकोण, सामाजिकता, धैर्य, नेतृत्व और अनुशासन। उदाहरण के लिए देखिए यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक यूनिट ही इसके लिए बनाई गई। उसके अलावा देखिए आप जितने भी नेशनल बोर्ड के एग्जाम देंगे टीचर से संबंधित, जैसे DSSB, फिर उसके बाद KVS, NVS, EMRS, तो इसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा है वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण, जिसका निर्माण किसने किया था? हडसन ने। भारतीय रूप इसका देखिए क्या है कि यह कई विद्यालयों में विज्ञान विषय चयन से पहले उपयोग किया जाता है। इसका मापन क्षेत्र देखिए क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क क्षमता, निरीक्षण एवं प्रयोग कौशल और विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की क्षमता। उदाहरण के लिए देखिए कक्षा 9-10 में विज्ञान विषय के लिए अभिक्षमता जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो 5वां टेस्ट है वो है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण यानी मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके निर्माता देखिए कौन है? स्टैनक्विस्ट और थर्स्टन ट्रैक्सलर। भारतीय रूप इसका देखिए पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेजों में उपयोग किया जाता है। इसका मापन क्षेत्र देखिए औजार, मशीनों की समझ, बल, गति, घर्षण, गियर, लीवर आदि की जानकारी के लिए यह उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए देखिए रेलवे में, रक्षा में और औद्योगिक क्षेत्र में भर्ती से पहले इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो टेस्ट है देखिए संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण है। इसके निर्माता कौन है? थर्स्टन और अन्य लोग हैं। इसका उपयोग देखिए भारतीय उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में, SSC के क्षेत्र में, UPSC आदि परीक्षाओं में सामान्य बुद्धि परीक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसका मापन क्षेत्र देखिए अंक गणितीय गणना, संख्यात्मक तर्क, प्रतिशत, अनुपात, डेटा से संबंधित व्याख्या। इसका उदाहरण देखिए जो बैंक के द्वारा IBPS की परीक्षा कराई जाती है क्लर्क के लिए, PO के लिए, उसमें संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण जो है सीधे सीधे शामिल होता है। ठीक, अगला है देखिए भाषिक अभिक्षमता परीक्षण, वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मापन क्षेत्र देखिए क्या है? शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, व्याकरण, मौखिक तर्क। भारतीय उपयोग देखिए कहाँ पर होता है? सिविल सेवा की परीक्षा में, अध्यापक चयन की परीक्षा में और विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि जो BEd की परीक्षा या टेट की परीक्षा होती है उसमें भाषिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए संगीतात्मक अभिक्षमता परीक्षण है। इसके निर्माता सिसोर हैं। इसका भारतीय उपयोग देखिए कहाँ आता है? विभिन्न प्रकार के जो संगीत विद्यालय और विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मापन क्षेत्र देखिए स्वर, ताल, लय, गति, सुर और पहचान होता है। उदाहरण के लिए देखिए संगीत नाटक अकेडमी में, प्रयाग संगीत समिति में, इन संस्थानों में इस प्रकार के परीक्षण को अपनाया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कलात्मक अभिक्षमता परीक्षण यानी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके निर्माता कौन है? मायर हैं। इसका देखिए भारतीय उपयोग कहाँ किया जाता है? विभिन्न प्रकार के कला विद्यालयों में, वास्तुकला के क्षेत्र में, डिजाइन पाठ्यक्रमों के निर्माण में। इसका मापन क्षेत्र देखिए क्या है? रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, सौंदर्य बोध और रंग का संयोजन। इसका उदाहरण देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID और NIFT में प्रवेश के समय अभिक्षमता परीक्षा आयोजित की जाती है और उसमें कलात्मक अभिक्षमता का मापन किया जाता है।
10वां देखिए है सामाजिक अभिक्षमता परीक्षण, सोशल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका निर्माण किसने किया था? हंट ने। इसका मापन क्षेत्र देखिए क्या होता है? सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता। इसका देखिए भारतीय उपयोग कहाँ होता है? विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, नेतृत्व, शिक्षण और प्रशासनिक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए देखिए आईएएस, आईपीएस जैसे प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो चयन परीक्षाएं होती हैं, उसमें देखिए सामाजिक अभिक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए जो 10 टेस्ट हैं, भारत में इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विकसित कुछ प्रमुख परीक्षण हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, बैटरी टेट बी। ये देखिए भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर महेश भार्गव और एसएस शर्मा के द्वारा विकसित किया गया है। इससे क्या होता है? शिक्षक बनने की अभिक्षमता का मूल्यांकन किया। अभी हम लोगों ने जो टेस्ट देखा वो सब देखिए विदेशी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा विकसित किए गए थे। अब अपने भारतीय वैज्ञानिकों या विद्वानों के द्वारा भी कुछ टेस्ट विकसित किए गए, उनके बारे में देख रहे हैं हम लोग। दूसरा देखिए क्या है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन एडाप्टेशन। इसका देखिए निर्माण किसने किया था? डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने किया है। यह देखिए विद्यालय स्तर पर विषय चयन हेतु उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इंडियन फॉर्म। इसका देखिए किसने निर्माण किया? डॉक्टर एन के चड्ढा ने। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग होता है। उसके बाद फिर देखिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड स्केल है, इसको किसने बनाया है? श्रीमती कमला चौधरी ने। ये किस लिए उपयोग होता है? विज्ञान विद्यार्थियों के लिए। पांचवा देखिए आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड स्केल बनाया गया डॉक्टर बालकृष्ण के द्वारा। यह कला विद्यार्थियों के लिए उपयोग होता है। उसके बाद फिर देखिए अब इसका सारांश हम लोग देख लेते हैं, कंक्लूजन समरी। तो देखिए परीक्षण क्या है? डैट, ये विविध क्षमताओं के मापन के लिए उपयोग होता है विद्यालय और कॉलेज में। गेट बी सामान्य अभिक्षमता के लिए होता है नौकरी और चयन में। टेट जो है शिक्षण योग्यता यानी शिक्षक प्रशिक्षण में। मैकेनिकल टेस्ट जो होता है यंत्र ज्ञान क्षमता यानी इंजीनियरिंग और आईटीआई में। साइंटिफिक टेस्ट देखिए वैज्ञानिक सोच और विज्ञान छात्रों के लिए उपयोग होता है। म्यूजिकल टेस्ट देखिए संगीत क्षमता के मापन के लिए होता है, संगीत संस्थानों में होता है। आर्टिस्टिक टेस्ट देखिए रचनात्मकता के लिए होता है, कहाँ पर होता है? कला और डिजाइन कॉलेज में। और सोशल टेस्ट जो है नेतृत्व और सहयोग के मापन के लिए किया जाता है प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में। तो इस यूनिट का देखिए पूरा संक्षेप में कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि भारत में जो अभिक्षमता परीक्षण है इसका उपयोग शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन, भर्ती और प्रशिक्षण चयन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो इन परीक्षणों से देखिए व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं का पता चलता है और उन्हें उचित दिशा और करियर चुनने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके इस यूनिट में अभिक्षमता के बारे में पढ़ा, अभिक्षमता के लक्षणों के बारे में पढ़ा, अभिक्षमता के प्रकारों के बारे में पढ़ा, इनका उपयोग पढ़ा और फिर अभिक्षमता का मापन कैसे किसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, किनके द्वारा वो विधियां डेवलप की गई हैं, भारत में उनका किसने रूपांतरण किया, किसने उसको ट्रांसलेट किया और भारतीयों के द्वारा कुछ ऐसी भी विधियां हैं जो अभिक्षमता के मापन के लिए बनाई गई। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके उदाहरण के साथ देखा और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उस टॉपिक को लिख कर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से आप लोगों का ये जो पेपर 1 है ये पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया। मैंने आप लोगों को जो वादा किया था मैंने वो चीज़ अपना पूरा किया। अब हम लोग आपके इस पेपर को पूरा कराने के बाद आपके छठे सेमेस्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।